प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन न्यूज़ चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका शाह। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हमारे पास साथ जो मौजूद है आज एक खास मेहमान हैं और उनसे ही हम उनका परिचय सीधे आपके साथ रूबरू कराना चाहेंगे। जी मैम, नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद का और सबको मेरा नमस्कार। पहले तो मैं आपको ये पहाड़ दूरदर्शन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि पहाड़ दूरदर्शन ने थोड़े मेरी प्रॉपर्टी बढ़ा दी है। क्योंकि पहले मेरे को लोग इतना नहीं जानते थे, पर इसके ज़रिए मेरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, तब से लोग थोड़ा जान रहे हैं और आज आप इंटरव्यू लेने आए हैं। तो पहाड़ दूरदर्शन का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम जैसे लोगों को भी आप लोग अपने चैनल में जगह देते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा कह रही हैं और आप वाकई जो है प्रेरणादायक हैं। इसीलिए हम आज महिला दिवस पर आप हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हैं। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी ताकि हमारे दर्शक भी आपका परिचय जान लें, क्योंकि हम तो जानते ही हैं, दर्शकों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैम, मेरा नाम विमला आर्या है। मैं उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पे तैनात हूँ अभी। और मैम 2011-12 में मेरी तैनाती हुई थी और अभी करीब 14 साल की मेरी जॉब हो चुकी है वहाँ पे अपनी सेवाएं देते देते। तो मूल निवास आपका कहाँ का है, कहाँ की? जी मैम, मैं अल्मोड़ा ज़िले के एक छोटे से गांव ग्राम छाना ढौरा की रहने वाली हूँ और वहीं से मेरी जन्म होके मेरी ज़िंदगी की जो छोटी सी शुरुआत है वो वहीं से हुई है। और अपने गृह जनपद और अपने गांव से मेरे को आज भी उतना ही लगाव है जितना मेरे को आज से बचपन में था। आज भी उतना ही लगाव, मैं जाती रहती हूँ मैम। बिल्कुल, क्योंकि हम आपका परिचय जान रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे आपके फैमिली के बारे में। आपके फैमिली में कौन कौन है और कितने भाई बहन आप हैं? जी मैम, मेरे 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 फैमिली में अभी मेरे पापा है। मेरी मम्मी जो है अभी 1.5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है और मेरे 5 भाई हैं और 3 बहनें हैं हम, और सभी अपनी अपनी फैमिली में अभी सेटल हैं मैम, अपना अपना काम करते हैं। जी तो पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपसे जानने के लिए, आपको जानने के लिए मैं पहले आपका वो बचपन जानना चाहूँगी। आपका बचपन कैसा रहा और बचपन के साथ जुड़ी हुई जैसे आपकी शिक्षा आप कैसे जुड़े हो, शिक्षा का क्या स्ट्रगल आपने जी किया? जी मैम, मैं अपने छाना ढौरा के एक छोटे से प्राइमरी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। ग्राम छाना ढौरा के नाम से ही वो स्कूल प्राइमरी के नाम से जाना जाता है। और बचपन प्राइमरी की जो शिक्षा मैंने वहीं से ली और उसके बाद जो छठी से लेकर इंटर तक जो मेरी शिक्षा हुई है वो अल्मोड़ा, प्रॉपर अल्मोड़ा में जो स्कूल है आर्य कन्या इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रखी है। तो इस दौरान का मैम जो परिस्थितियां हैं वो बहुत हमारे अनुकूल तो नहीं रही है, क्योंकि हम लोग बहुत अभाव में जिए हैं। इतनी सुख सुविधाएं हम लोगों को बचपन से देखने को नहीं मिली है। पर हाँ, इतने भी नहीं रहे कि कभी माँ बाप के रहते हुए कभी भूखा रहना पड़े, कभी बिना कपड़े के रहना पड़े, ऐसी भी ज़िंदगी नहीं है। जब पेट भरा था तभी कुछ कर पाने के लिए इतनी सोच को विकसित कर पाए, वरना तो पेटी भरने में संघर्ष निकल जाता। तो इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इतना मौका तो कम से कम दिया कुछ कर ले लाइफ में। आपके शैक्षिक पीरियड में जो है आप कोई ऐसा स्ट्रगल जो आपको याद हो और आपके दिल को मतलब चुभता हो या भाता हो, कुछ ऐसा स्ट्रगल? मैम ऐसा है, मैं आपको बता दूं, मेरे जो घर से मेरा स्कूल रहा है वो कम से कम 10 से 12 किलोमीटर की दूरी में रहा। और तो उस अप डाउन को क्योंकि पढ़ने की तो इच्छा बहुत रही है। जब मैं कॉलेज करती थी उसके साथ साथ जब मैंने अपनी तैयारी की, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में मैंने तैयारी करी, तो उस दौरान जो मुझे सबसे ज़्यादा जो लगता था कि जिसकी मुझे संघर्ष में जो मुझे दिक्कत महसूस होती थी वो थी वहाँ की दूरी। क्योंकि दूरी में ही आप सुबह निकलते हो, 7-8 बजे आपका निकलने का टाइम होता है, घर आते आते आपको 5-6 बज जाते हैं। तो उसके बाद जो आपके पढ़ाई का टाइम है, घर का काम भी होता है, गाँव घरों में तो लड़कियों को काम वाम सारा कुछ कराते हैं। तो उस बीच अपने लिए पढ़ाई का समय निकाल पाना सबसे बड़ा दिक्कत का काम लगा। और आज की डेट में अगर कोई मुझे बोले कि उस गाँव में 2 बार आपको भेज दिया जाए तो कैसा है, तो क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं होना जरूरी है और इसी कंडीशन के साथ भेज दिया जाए बोलेंगे तो मैं बचने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उस स्ट्रगल के साथ हर किसी के बस का नहीं है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। बहुत टिपिकल होता है, जंगल का रास्ता है, जानवरों का भी डर रहता है, कब आपको कौन सा जानवर आप पे अटैक कर दे। फिर इंसानी जानवर भी होते हैं कई, और वैसे तो होते ही हैं। तो ये सब चीज़ें
से पार पाना निकलना तो इतना आसान नहीं होती है लाइफ में कुछ आगे कर पाना। तो मैं चाहूँगी कि इसलिए मेरी एक इच्छा है कि अगर अगर चाहते हो कि लड़कियां कुछ कहे तो खासतौर से पहाड़ की लड़कियां, तो पहाड़ को डेवलप करना, वहाँ पे मूलभूत सुख सुविधाएं देना बहुत ज़रूरी है। जैसे शिक्षा है, क्यों आप इतने दूर स्ट्रगल करके शिक्षा के लिए जा रहे हो, आपको गाँव में ही सारी सुविधा मिलनी चाहिए। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो मूलभूत सुख सुविधाएं हैं जो तो कम से कम आपके इर्द गिर्द आपको मिल जाए तो आपका जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा आप गाँव से रोज़ स्कूल आती थी, कॉलेज जाती थी, जो भी आपका था, तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका जैसे कभी कोई किसी ने ताना मारा हो कि नहीं तो क्या ही कर लेगी, आप क्या ही कर लोगे भविष्य में, तो ऐसा कोई ताना है जो आपको चुभा हो कभी और आपने वो ठान लिया हो कि नहीं अब तो कुछ करके ही रहना है? हाँ, ऐसा हुआ है। अब वो कई हो जाते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली आपको महसूस कराया जाता है। क्योंकि डायरेक्टली तो मैं नाम लेना भी ठीक नहीं रहेगा आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में मेरे लिए सब चीज़ें मायने नहीं रखती है किसने क्या कहा। हाँ, लेकिन जिस समय आप कर रहे होते हैं उस समय ये चीज़ें आपको थोड़ा सा दुख तो देती है, थोड़ा सा आपको पीछे तो खींचती है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं लाइफ में, जब लोग अगर आप अपने काम में लगे रहते हो तो आपको घमंडी वर्ड से नवाया जाता है कि बहुत ज़्यादा घमंडी है, काम नहीं करती है। कई चीज़ें हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो लाइफ में हुई है कई दफ़े। और आपको मैं असली चीज़ ये बताना चाह रही हूँ, जिस समय मैं अपनी तैयारी कर रही थी, ये मेरी एजुकेशन से रिलेट है। जिस समय मैं अपनी तैयारी कर रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप इकोनॉमिक रूप से आपको दिक्कतें होती है ना, तो वहाँ से आपका सबसे ज़्यादा टिपिकल लाइफ होती है। क्योंकि एक इकोनॉमिक रूप से फ्री होना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा सहारा होता है कि अगर आपके पास पैसा है ना, बहुत कुछ कर सकते हो, अगर नहीं है तो बहुत दिक्कत है। जब मैं अपनी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी, मैं एक दिन की आपको घटना बताती हूँ। मैं किसी शॉप से, एक शॉप थी अल्मोड़ा में, आज भी है वो, कोई साहा नाम से शॉप है, तो वहाँ से मैं अपने प्रतियोगिता दर्पण वगैरह जो भी एग्ज़ाम की होती तो हर महीने की मैं खरीदती थी। एक दिन मुझे रोज़गार न्यूज़पेपर लेना था, उसकी कीमत थी केवल 5 रुपये। तो मेरे पास 1 रुपये भी नहीं था उस समय। तो मैंने वो अंकल से बोला, अंकल आज मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ मुझे ये रोज़गार न्यूज़पेपर चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। तो वो 2 भाई हैं वैसे, अब एक तो सही थे, वो जो दूसरे वाले होते वो बड़े छोटे था, मुझे नहीं पता कौन बड़ा था कौन छोटा था, पर एक अंकल जो होते वो तो दे देते, जो एक दूसरे थोड़ा अक्खा टाइप के थे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि बेटा नहीं, फ्री में कोई नहीं मिलेगा, कल पैसे लेके आना तब ले जाना। तो फिर मैंने दोबारा फिर रिक्वेस्ट की, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था वो न्यूज़पेपर लेना। तो उन्होंने फिर मुझसे बोला कि नहीं आप जाइए और ये फ्री में कोई नहीं मिलेगा। इतने में एक और कोई शख्स वहाँ पे खड़े थे, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा ये लड़की न्यूज़पेपर के लिए कह रही है, ये आदमी 5 रुपये का न्यूज़पेपर नहीं दे पा रहा, कह भी रही है कि कल मैं दे दूँगी करके। उन्होंने कहा बेटा कौन सा न्यूज़पेपर चाहिए आपको? मैंने कहा अंकल ये लेना था मुझे, आप ले जाओ इसको। फिर मैंने कहा तो फिर आप फिर मैं थोड़ा झेप गई। फिर मैंने कहा मैं कहा पैसे मैं दे दूँगा, आप ले जाओ। फिर मैंने कहा तो मैं कल आप आके आपको ये पैसे लौटाऊंगी। कह नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं मैंने कहा आप मुझे बताइए अपना नंबर दे दीजिए, तो मैं कल आके ये पैसे लूँगा। नहीं आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको पेपर चाहिए ना, आप चुपचाप पेपर लेके जाइए। तो उस शख्स को मैं आज भी याद रखती हूँ। कितनी दफ़े जब भी मेरा कोई ऐसा संघर्ष का टाइम मुझे आता तो मेरे आँख में आंसू भी आ गए थे उस टाइम। मैं क्या दुनिया में देखो, जब कोई आपको नकारात्मक चीज़ों से रूबरू कराता है या फिर आपके लिए अच्छा नहीं करता, तो बहुत से लोग आपकी मदद करने के लिए भी आगे आते हैं। तो वो अंकल मुझे आज भी याद हैं, जिन्होंने मेरे को 5 रुपये का एक न्यूज़पेपर दे के घर भेजा था। हाँ, एक अनजान व्यक्ति ने आपकी हेल्प करी। जी, अनजान व्यक्ति। और आज उसके बाद दोबारा उनसे मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। और क्या पता कभी आते जाते होंगे, शक्ल याद नहीं है, उनको भी नहीं रही होगी। बहुत पहले की बात है जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। तो ऐसे हो सकता है अगर आप हमारी की ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद आ ही गया होगा कि आपने किसकी हेल्प करी। तो आपकी अगर तारीफ़ हो रही तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपने ऐसा किया है। आप काफ़ी उसके लिए मतलब धन्यवाद है आपका कि आपने ऐसी हेल्प करी और आज आपकी प्रेरणा गाई जाती है। और अभी मैं बात करूँगी, जैसे आपने कहा कि बचपन में होता ही है, तो आप एक मतलब स्ट्रगल तो है पढ़ाई का, लेकिन साथ में आप एक महिला थी और महिला के रूप में बहुत स्ट्रगल होता है, क्योंकि अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में महिलाओं पर काफ़ी प्रकार के दबाव बनाए जाते हैं। तो क्या कभी आपका ऐसी रूढ़िवादिता से कभी सामना हुआ है कि लोगों ने कहा हो कि नहीं आप महिला हैं, आपको नहीं करना चाहिए, आपको शादी कर लेनी चाहिए, आपको कम जाना चाहिए बाहर, या फिर नहीं घूमना चाहिए, नहीं पढ़ने जाना चाहिए बाहर, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, डायरेक्टली तो नहीं, पर कई लोगों का होता है। फैमिली के परिवार के लोग भी होते हैं, आपके रिश्तेदार भी होते हैं, आपके पड़ोसी भी होते हैं ऐसे ये कहने वाले। अब जैसे कि मेरी फैमिली के लोग हैं, डायरेक्टली तो मेरी फैमिली से तो खैर मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे पापा ने हमेशा सपोर्ट किया है।
हाँ, कभी उन्होंने सपोर्ट करने से इनकार किया हो तो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की वजह से किया होगा, क्योंकि उसके लिए वो परेशान हो जाते थे, और बाकी वैसे कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। और जहाँ तक पड़ोसी और की बात है, तो हाँ, कई नकारात्मक चीज़ें तो फैलाते ही हैं। आप जैसे कि हम कॉलेज जाएंगे, लड़कों के ग्रुप में है, कभी कभी लड़के भी ग्रुप के साथ घर पे आएंगे, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी थी, स्टूडेंट फंड से मैं जुड़ी हुई थी, तो स्टूडेंट के मुद्दों को लेकर हम बात करते थे। तो फिर लोग कानाफूसी करते हैं, लड़कों के संग घूम रहे हैं, ये क्या आगे कुछ कर पाएंगे। तो उस समय तो इसका जवाब देना ठीक नहीं था। ये चीज़ें मैं अपने पे तारीफ नहीं करूँगी, पर मैं खुद के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं तुरंत जवाब इस टाइप की चीज़ों का नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लाइफ में कुछ करो, वही उनके लिए जवाब होता है। हाँ, बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा ये बताया है कि आप किस तरीके से उसमें करती थी। अच्छा, कभी ऐसा लगा है आपको, आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया हो कि आपको लगा होगा कि मैं महिला नहीं होती तो ठीक था, क्योंकि पुरुषों का बोलबाला समाज में ज़्यादा होता था शायद उस समय, जिस समय आप पढ़ती होंगी। तो कभी ऐसा लगा है आपको कि मुझे महिला नहीं होना चाहिए था, मुझे पुरुष होना चाहिए था? नहीं, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मुझे पुरुष होना चाहिए था, महिला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर पुरुष ही होते तो फिर महिला होकर संघर्ष करने का मज़ा क्या होता। इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है मैं महिला हूँ, मुझे आज भी महिला होने पे ही खुशी है। मेरे को कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं पुरुष होती तो मैं ये करती, क्योंकि मुझे जो करना था, अभी भी जो मैं कर रही हूँ, मैं महिला होने पर ही कर ले रही हूँ, तो मुझे पुरुष होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैम। बिल्कुल। आज जैसे आप अभी सफल हो गए अपनी लाइफ में, तो जब आपका संघर्ष का समय रहा होगा, इस जहाँ पर आप पहुँचे, आपका सफलता के पीछे क्या आपके परिवार का कोई योगदान रहा हो? कुछ खास बात आपको याद हो अपने परिवार की? वैसे तो योगदान सभी का रहता है, परिवार का रहता ही है। जी मैम, योगदान तो है। सबसे बड़ा योगदान तो अपने पेरेंट्स का ही होता है। हम लोग इतने अभाव में जिए। मेरे पापा राजमिस्त्री का काम करते थे, तो राजमिस्त्री की मजदूरी कितनी होती है, और ऊपर से फैमिली बड़ी थी, हम ज़्यादा भाई बहन थे, हम 8 भाई बहन रहे हैं। तो इतने भाई बहनों के लिए कर पाना, क्योंकि हम इसके लिए पापा को दोष भी नहीं दे सकते, जितना उनसे हो पाता था। मेरे पापा तो ओवर टाइम भी करते थे, रात के 11-11 बजे तक घर आते थे। तो मैंने अब तो अपने पापा का संघर्ष देखा है, तो उनका तो मुझे सहयोग मिला है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही। और मेरे फैमिली में एक मेरे चाचा, मेरे अपने चाचा हैं सबसे छोटे वाले, तो पढ़ाई को लेकर वो बहुत सीरियस थे, क्योंकि वो अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, तो अम्बेडकर को बहुत मानते थे। तो उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। मैं आज भी उनको अपना आदर्श मानती हूँ, अपने चाचा को। और जो मैंने अपने पहले भी बताया है कि मृत्यु के बाद मैंने अपना शरीर दान करने की घोषणा की है। अभी सोसाइटी साइंस ऑफ सोसाइटी को हल्द्वानी में ये प्रोग्राम हुआ था, तो इसके लिए मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि कहाँ से आपको ये सीख मिली। तो मेरे चाचा आनंद राम आर्या, अभी वो इस दुनिया में नहीं हैं, 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। तो उन्होंने भी मृत्यु के उपरांत अपना शरीर किसी मेडिकल संस्थान को दान किया था। तो मेरे फैमिली में ही ये शुरुआत हो चुकी है, तो मेरे को इस बात से भी गर्व है, और उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो ये मेरे को भी एक मौका मिला, मैंने उनसे प्रेरणा ली, मेरे आदर्श रहे हैं मेरे चाचा। तो पढ़ाई के लिए भी हमेशा उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत सहयोग किया। कभी कभी जब पापा के पास पैसे नहीं होते तो हमें इकोनॉमी से भी हेल्प करते थे। तो मेरे पापा, मेरे चाचा मेरे आदर्श रहे परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे आप अभी कार्य कर रहे हैं, आप एक समीक्षा अधिकारी हैं, तो आप अपने कार्य के और पर्सनल लाइफ में कैसे आप संतुलन बनाते हैं? जैसे परिवार हो गया, पर्सनल लाइफ होगी, जो भी, आप कैसे संतुलन बनाते हैं? जी मैम, ये संतुलन बनाने में बड़ी दिक्कत होती है कभी कभी। महिलाओं को तो विशेषकर होती है। महिलाओं को तो बहुत विशेषता होती है, पर मैं थोड़ा सा और महिलाओं की तुलना में इसलिए कर पाती हूँ मैम, क्योंकि मैं अभी फैमिली नहीं है मेरी अपनी, अभी मेरा पर अपना खुद का परिवार नहीं है, मैं अभी सिंगल हूँ। तो सिंगल रहते हुए उतनी दिक्कतें मुझे नहीं लगता होती है, क्योंकि मैं अपना जॉब के साथ जो भी बचा कुचा समय होता है, मैं वो अपने में ही खर्च करती हूँ। मुझे स्टडी करना हो, चाहे मुझे अपना खेल में देना हो, क्योंकि मैं खेल में भी इंटरेस्ट लेती हूँ, तो मैं खेल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती रहती हूँ, तो उसकी प्रैक्टिस करनी होती, तो मैं इसमें अपना टाइम देती हूँ। और मतलब कुल मिला के मैंने अपने आप को इतना बिजी कर रखा है कि मेरे को कभी कभी ज़रूरी काम के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है। और संतुलन इसी जरिए है मैम, अगर आप सुबह उठने के साथ साथ आप अपनी प्राथमिकताओं को तय कर लें कि उठ के आपको क्या करना है, दिन में आपको क्या करना है, शाम को क्या करना है, तो इससे क्या होता है कि एक तो आपका माइंड संतुलित में रहता है, ऊपर से अनावश्यक चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। अनावश्यक कई चीज़ें हो सकती है, फ़ोन के माध्यम से कई चीज़ें, आप गलत संगति में भी पड़ जाते हो कभी कभी, जिससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए अगर आप अपने टाइम को मैनेजमेंट करके चलते हैं तो संतुलन बनाने में फिर आसानी होती। तो मैं यही सब मैं करती हूँ मैम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा अगला सवाल यही रहेगा कि बहुत सी रूढ़िवादिता है महिलाओं को लेकर के। तो जैसे कि होता ही अक्सर, कुछ भी घटना हो समाज में, चाहे वो प्रेम से संबंधित हो, चाहे वो करियर से संबंधित हो, या सामाजिक कोई भी घटना हो, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल ले, तो अगर रेप हो गया, तो रेप को भी किस टाइप में लेते हैं कि उन्होंने छोटे कपड़े पहने थे, उन्होंने ये करा था, वो अकेले क्यों गई थी, वो दोस्तों के साथ क्यों गई थी, और रात में क्यों गई थी। तो उस पर आपके क्या विचार है? कैसे उस पर प्रतिबंध लगे और कैसे उसमें
थोड़ा विचारधारा बदली जाए। जी मैम, इस सब का संबंध मैं शिक्षा से लेती हूँ। शिक्षित अगर इंसान है, जितना शिक्षित रहेगा, जितने टाइप के विचार समाज में व्यवहृत होते हैं, उस शिक्षा के आधार पर ही आपके थॉट चेंज हो सकते हैं। जहाँ तक है छोटे कपड़े बड़े कपड़े, ये इतनी छोटी बात है ना मैम, ये वो लोग करते हैं ना जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं लाइफ में आगे करने के, तो उनके पास छोटी छोटी चीज़ें ही रहती है कि उसने छोटे कपड़े पहन लिए। क्योंकि आप ज़रा सोचिए, छोटे कपड़े पहन लेने से मतलब कैसे ये इस बात को मान लिया जाता है कि लड़की आपको आमंत्रित कर रही है कि आप हम पे अटैक करो। नहीं हो सकता ना ऐसे, ये बिल्कुल मतलब एक अनकरल बात है, जिसको मानने से मैं बिल्कुल भी इनकार करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जहाँ तक सामने वाला अगर कोई पुरुष है, वो पुरुष अगर महिला समर्थक है, महिलाओं को अपने जैसा ही इंसान समझता है, वो महिला न समझ के उसको पहले इंसान समझता है, वो भी तो निक्कर में निकलते हैं। तो महिला क्या अटैक करती है उनके ऊपर? नहीं करती ना। तो वैसे अगर पुरुष इस मानसिकता का होगा, वो पुरुष हमेशा सपोर्ट करता है, वो कभी महिला का विरोध नहीं करता है। वो उसी रूढ़िवादी पुरुष विरोध करता है, उसी रूढ़िवादी महिलाएं भी इस विचार की होती है, जो महिलाएं इस चीज़ का विरोध करती है। तो उन महिलाओं को अपने विचार, अपने थॉट को जरा चेंज करने की ज़रूरत है कि पहली बात तो हम स्त्री या पुरुष बाद में है, हम पहले इंसान हैं। इक्वल इंसान के रूप में आप देखो, इंसान जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, जिनको दर्द होता है, तकलीफ होता है, दोनों को इक्वली होता है, बराबर होता है। तो पहले आप इंसान समझो। बाकी छोटे कपड़े बड़े कपड़े, ये तो सब फालतू की बातें हैं। मेरे नज़रों में इन चीज़ों के कोई मायने नहीं है। मैं अच्छा, आपकी नज़र में जो है सच्चा सशक्तिकरण महिलाओं के लिए क्या है? क्या आर्थिक स्वतंत्रता सच्चा सशक्तिकरण, या फिर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता है? मैं इसको, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि इस सवाल को बहुत से लोगों को करना भी चाहिए, महिलाओं के जहन में आना भी चाहिए। मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखती हूँ मैम, अगर आप अपने को सशक्त मानते हो ना, सबसे पहले आपको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी रूप से आपके पास पावर होनी बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी पावर से ही आपकी सामाजिक पावर, आपकी फैमिली में डिसीजन लेने की पावर डेवलप होती है। अगर आपके पास इकोनॉमी पावर नहीं है और डिसीजन आपको लेने के लिए बोल दिया तो कोई नहीं आपको डिसीजन लेने की शक्ति देगा। अगर आप इकोनॉमी रूप से मजबूत हैं तो आप अपने दम पे बहुत कुछ कर सकते हैं, और असली सशक्तिकरण यही है मैम। इकोनॉमी रूप से अपने पैरों पर खड़ा, हर महिला, चाहे वो घरेलू है, जॉब करती हो, किसी भी तरीके हो, आर्थिक रूप से मैं हर महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ, कम से कम अपने खर्चे के लिए आप अपने हस्बैंड या किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। आप खुद अपने खर्चे उठाइए, कैसे भी करके। आजकल घर से भी कई काम हो जाते हैं, इतनी चीज़ें डेवलप है, काम करने के लिए इतनी चीज़ें आपके पास है, मतलब जहाँ से आप अपनी आर्थिक मजबूती को बना सकते हो। बशर्ते कि आपके अंदर करने की ललक होनी चाहिए, आपके अंदर एक स्वाभिमान होना चाहिए। एक लड़की के अंदर जो एक स्वाभिमान होता है कि मैं अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए, मैं किसी भी मेल, वो आपका भाई हो सकता है, आपके पापा हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कि उसके ऊपर मैं डिपेंड नहीं रहूँगी। मेरा ये मानना है। अच्छा, आजकल जो है इस दौर में महिलाओं के जॉब करने से कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि अगर महिला भी जॉब करे, पुरुष भी जॉब करे, तो फिर घर पे बच्चों की देखभाल कौन करे, घर के काम कौन करे। और अगर फिर महिला जॉब करे, पुरुष जॉब ना करे, तो फिर जो पुरुष है वो महिला की कमाई क्यों खाए? इस पर आपका क्या विचार है? ये बड़ी दुविधा वाले सवाल है मैम। मैं इसको ऐसे देखती हूँ, क्योंकि एक्चुअली ना, जहाँ तक मैं इस चीज़ को देख पाती हूँ, जितना मेरी सोच पहुँच पाती है इन सब चीज़ों में, जितना मैंने पढ़ा हुआ है, स्टडी करा हुआ है, हमारा जो समाज है ना, एक पुरुष प्रधान समाज है। हमारे समाज को आदत लगी हुई है कि महिला किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एज वाइज कहे तो उनको ना किसी पुरुष के ऊपर निर्भर होकर देखने की आदत है। जैसे कि बचपन में वो अपने पिता के अधीन रहती है, शादी के बाद वो अपने पति के अधीन रहती है, और जैसे इन सब से उभर जाती, बुढ़ापा होता है तो अपने बेटे के अधीन रहती है, तो उसको किसी ना किसी के अधीन देखा जाता है। तो ये हमारे समाज की आदत है। अब क्या है कि हम आजकल की डेट में महिलाएं पढ़ लिख रही है, इकोनॉमिक रूप से मजबूत हो रही है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, कई चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को हमारे जो पुरुष साथी है, वो सबको तो नहीं कहूँगी मैं, अधिकांश लोग पचा नहीं पाते हैं। उनको नहीं, कभी भी देखना आप, महिला कितनी भी अच्छे पद में रहती होगी, घर आके वो दृष्टिकोण बना हुआ है कि चूल्हा चौकी उसी ने करनी है। ये ऐसे बहुत कम पुरुष हैं जो अपना हाथ बटाते हैं, जिनको लगता है यार कि हम दोनों जॉब कर रहे हैं तो दोनों का ही घर का काम करने में या बच्चों के पालन पोषण में सहयोग करना चाहिए। ये भी अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इससे पहले जब एक दौर में, जब जैसे महिलाओं ने जॉब करना शुरू किया है, तो वो दोहरी भूमिका निभाती हैं। वो घर भी संभालती हैं और अपनी जॉब भी देखती हैं, और अपने लिए वो वक्त नहीं निकाल पाती हैं। तो ये तो इसको अभी तो मैम इस चीज़ से उभरने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो बिल्कुल। तो जैसे आप बता रही हैं, तो आप खेल कूद में भी काफ़ी, आपने बताया था जब अब मेरी बात हुई, तो खेल कूद में भी आपको काफ़ी इंटरेस्ट है। इसके अलावा आप सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी जो है
सहयोग करती रहती हैं, तो आपके खेलकूद के बारे में और सामाजिक कार्यों को लेकर थोड़ा जानना चाहेंगे हम। जी, मैं अभी बचपन में देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ ना, जब आपके अंदर कई चीज़ों का टैलेंट आपके अंदर हो सकता है, पर कई टैलेंट आपको नहीं पता चलते, इसलिए नहीं पता चलते या तो आपको माहौल नहीं मिला होता है, या फिर आपको थोड़ा सा उस स्तर तक जाने के लिए जो एक आपका जो आर्थिक दायरा जो थोड़ा सा होना चाहिए वो नहीं है, तो आप नहीं पहुंच पाते हो। जैसे कि मैं हूँ, मेरे को आज की डेट में ऐसा लगता है कि मैं बचपन से अगर किसी खेल प्रतियोगिता में रही होती तो मैं आज किसी भी क्षेत्र में शायद बहुत अच्छी खिलाड़ी भी हो सकती थी, पर ऐसा तब नहीं हुआ। जब मेरी जॉब लगी उसके बाद मैंने यहाँ पे खेल में इंटरेस्ट लिया, मैं एथलेटिक में भी जाती हूँ, मैं बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में भाग लेती रहती हूँ। तो इससे क्योंकि मैं ये भी देखती हूँ आज की डेट में, आप किसी भी खेल क्षेत्र में जाते हो ना तो आपके खर्चे बहुत हैं वहाँ पे, चाहे आप क्रिकेट खेलो, चाहे आप बैडमिंटन खेलो, चाहे आप फुटबॉल खेलो, जो खेल की जो सामग्री जो आती है वो इतनी महंगी है ना, हर किसी मतलब जिस टाइप के घर से हम बिलोंग करते हैं, मैं बिलोंग करती हूँ, तो अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहले मैं ऐसा कर रही होती तब भी मैं यहाँ तक खेल के क्षेत्र में नहीं पहुँच पाती। क्यों? क्योंकि तब तो हमारे लिए मूलभूत सुविधाएं हमें मिल रही है, खाना पीना, रोटी कपड़ा लत्ता मिल रहा है, हमारे लिए यही काफ़ी था कुछ करने के लिए, तो मैं नहीं कर पाती। क्योंकि आज की डेट में जब मैं अपने गेम में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करती हूँ तो मैं देखती हूँ गेम के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। वो तो इसलिए क्योंकि मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ, थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ, तो इसलिए अपने ऊपर खर्च कर पा रही हूँ। अगर पहले होता तो मैं वैसे भी वंचित रह जाती। अच्छा, आप रमाबाई फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, किस क्षेत्र में आपको मिला है? मैम देखिए, मैं जब से मैं कॉलेज गई थी मैं तब से ही किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, और उनसे वहाँ से जुड़ के उन ऐसे संगठनों से जहाँ पे महिलाओं के स्वतंत्रता की बात की जाती है, उनके संघर्ष, उनके स्वतंत्रता की बात की जाती है उनके, तो ऐसी चीज़ों से मैं अपने कॉलेज टाइम में जब मेरी एज कम से कम 17-18 साल रही होगी तब से मैं इन सब चीज़ों से जुड़ी हूँ। इसलिए मेरी सोच का जो दायरा है उसी वजह से थोड़ा बड़ा भी है, मेरा दृष्टिकोण भी थोड़ा अलग हुआ इन सब चीज़ को देखने का, पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो तब से मैं जुड़ी हूँ। उसके बाद जब मैं जॉब में भी आई तो कई ऐसे संगठन हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति से के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। मेरा से जो भी योगदान हो जाता है मैं अपना देती हूँ। तो इसी चीज़ को लेकर जैसे समाज में जागरूकता फैलानी हो, क्योंकि मैं अम्बेडकर को भी मानती हूँ, अम्बेडकर की अनुयायी हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को मैं बहुत मानती हूँ, तो उनके संघर्षों को हम स्टडी करते हैं, फिर लोगों को पहुँचाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही कुछ किया। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक उड़ान संगठन दिल्ली में 2025-24-22 में उसका वो हुआ था, गठन हुआ था, कोई उनका नाम भूल गई मैं, तो उनके संस्थापक थे। तो वहाँ पे मैं एज ए वुमेंस विंग की महिला महासचिव मुझे बनाया गया था। तो जब उनको देखा कि कई चीज़ों में मैं सक्रिय रहती हूँ तो उन्होंने 8 मार्च 2025 में मुझे रमाबाई फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया था। मैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरा सबसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि जो आजकल की बेटियां हैं, अगर वो प्रशासनिक सेवा में अपना करियर बनाना चाहे तो आप उनको किस तरीके से गाइड करेंगे, क्या संदेश आपका उनके लिए रहेगा? मैम इसके लिए तो, क्योंकि अगर मैं ऊपर बोलूँ तो हवाई बातें करना मैं सही नहीं समझूंगी। कोई भी क्षेत्र में आप जाओ जहाँ पे आप सक्सेस होना चाहे, प्रशासनिक सेवा के, तो सब प्रशासनिक सेवा के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करती है। ये 2-4 रात की पढ़ाई से आपका नहीं होता है, आपके सालों निकल जाते हैं। खुद मैं जिस पद पर भी तैनात हूँ, मैं कम से कम 5 साल की तैयारी के बाद मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो आप प्रशासनिक सेवा पे जो भी आना चाहते हैं तो मैं उनसे यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को और अपने सब्जेक्ट को आप मजबूत बना के रखिए, अपने पुराने जो सॉल्व पेपर होते हैं उनको स्टडी करें। और क्योंकि कोई भी सफलता है वो संघर्ष मांगती है, संघर्ष से कभी आप पीछे ना हटिए। और जब तक आप मतलब ठान लेते हैं कुछ करने की तो चीज़ें नामुमकिन नहीं होती है, बस वो आपका जज्बा बताता है कि आप कितना कर सकते हो। तो नामुमकिन तो नहीं है, पर हाँ मेहनत जरूर है, बिना मेहनत के आप किसी भी मुकाम में नहीं पहुंच सकते। मैं जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे साथ एक प्रेरणादायक महिला इस महिला दिवस पर खास तौर पर मेहमान थी, और आज हमने उनसे जाना कि किस प्रकार से एक अधिकारी बनने से पहले आपका स्ट्रगल रहता है, आपके जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, और एक महिला होना कितना काफ़ी है, कितना हेल्पफुल है, वो भी आपने अभी इस इंटरव्यू में सुना है। जल्दी ही अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे एक